आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उनको बाकायदगी के साथ आपकी खिदमत में अपडेट किया जाता है। मेहमानान गिरामी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होते हैं और लाइव कॉल्स के ज़रिए से आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। आज भी अपनी इस बेदारी की तहरीक में, अपने इस बेदारी के मिशन में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मुस्लिम दुनिया पर एक नज़र। ये हमारा मौजू रहेगा और इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो अमेरिका ने कैसर एक्ट लगाया है शाम के ऊपर, जो कि एक भयानक तरीन पाबंदियां हैं, उनको डिस्कस करेंगे। किस तरह से उसमें इस्लामी जमहूरिया ने जो है वो पेशकश की है। जमाल खाशोगी जिस वक्त कत्ल हुए तो वहां पर जो सऊदी सफीर थे, उनको जो है वो प्रमोट करके जो है वो एक दूसरा ओहदा जो है वो दे दिया गया है। उनको जो है वो नायब वजीर खारजा बना दिया गया है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये मामला क्या है। चाइना ने ईरान में $400 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान में जो है वो उस हिसाब से नहीं हो सकी, हालांकि पाकिस्तान चाइना का पुराना इत्तेहादी है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इख्तिसादियात जनाब मौलाना सैयद काजिम अब्बास नकवी साहब। आपको क़िबला प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया और मैं नहायत ही ममनून और मशकूर हूँ आपका और अहले टीवी की तमाम टीम का कि उन्होंने मुझे दोबारा ये मौका फराहम किया। जज़ाकल्लाह। तो क़िबला अब बिला फासला जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि टाइम में रहते हुए हमने अपनी इन तमाम जो काविशें हैं उसको सरअंजाम देना है, इसके ऊपर बात करनी है। तो मामलात ईरान में चाइना ने जो है वो $400 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान उसका पुराना इत्तेहादी है। ईरान में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों हुई? पहले तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा आपसे, और दूसरा ये कि भारत को वहाँ से जो है वो निकाल दिया गया है, इसके खित्ते पे क्या असरात रूनुमा होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन सय्यिदना बक़िय्यतुल्लाह फिल अरज़ीन रुफ़िल अरवाहिल आलमीन अला सिरातिल मुस्तक़ीम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। देखिए, आपने जिस चीज की तरफ इशारा किया है, खत्ते में इस वक्त जो है वो एक बहुत ही अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई है चीन और ईरान के दरमियान में इस दिफाई और तिजारत के मामले के ऊपर। इसमें अहम तरीन नुकता जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए है वो ये है कि अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को थोड़ा सा उठाकर देखें तो हमें ये बात नजर आएगी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आज तक जिन ममालिक ने पाकिस्तान का सबसे ज्यादा साथ दिया है उसमें चीन और ईरान जो है वो सरफहरिस्त है। उनके टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप देखेंगे यही दोनों मुल्क आपको नजर आएंगे। इसमें जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये कहा था और अपने व्यूअर्स को ये समझाने की कोशिश की थी हमने कि पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल पोजिशन है कुदरती तौर पर वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है दुनिया में होने वाली सियासतों का जो बैलेंस है उसके अंदर एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले करता है। यानी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और उस वक्त को देखें कि जिस वक्त जो है वो दुनिया बाइपोलर सिचुएशन में थी, एक तरफ आपके पास यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए, दो अहम पावर्स जो है वो क्रिएट हो चुकी थी। इन दोनों पावरों के क्रिएट होने के बाद सेंट्रल पॉइंट जो दोबारा मैं कहूंगा कि पिवटल पॉइंट जो था दैट वाज पाकिस्तान। हम किसी भी मुल्क की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, उसकी जियोपॉलिटिकल पोजीशन, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन, उसकी इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया की तारीख ने इस बात को मुलाहिजा किया और ये तारीखी हकीकत और सच है कि उस वक्त पाकिस्तान जो है वो जिसकी तरफ रुख करता और पाकिस्तान ने जिसका रुख किया वो अपने जमाने की सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आ गया। यानी यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान में पाकिस्तान ने जिसका साथ किया स्पेसिफिकली वो उस यानी कोल्ड वॉर के बाद जो है वो सुपर पावर के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उतरा। एग्जैक्टली अभी भी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो उसी तरह से पिवटल है, लेकिन अब थोड़ा सा जो यानी आज से अगर हम 30 साल या 40 साल पहले की सिचुएशन को और आज की सिचुएशन को अगर कंपेयर करते हैं तो हालात अब जरा तो मुख्तलिफ हो रहे हैं। सिचुएशन अब इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब वो वाला जमाना नहीं है कि जहाँ पर सिर्फ जो है वो बाइपोलर सिचुएशन थी। इस वक्त जो है वो सिचुएशन ये हो चुकी है कि अमेरिका और अमेरिका के अलाइज जितने जो चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो आपके मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, वो बड़ी तेजी के साथ अपने जवान को
और अपनी तबाही को बाकायदा मुशाहिदा कर रहे हैं। देखिए हम इस वक्त जिस हवाले से जब ये गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम किसी ड्रामेटिक कंडीशन को बयान करना चाहते हैं या हम किसी बड़ी आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। मैं आपको और यानी इस जरिए से अपने तमाम व्यूअर्स को ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ कि इस वक्त अमेरिका और उसके अलाइज जो है वो बिल्कुल तिनके के सहारे के ऊपर रुके हुए हैं। इस तिनके ने जिस वक्त जो है बात छोड़ना है, इस तिनके पूरे का पूरा टाइटैनिक आपको डूबता हुआ इंशाल्लाह हम और आप अपनी आंखों से, यानी कि डिक्लाइन, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिक्लाइन शुरू हो गया, अभी स्पीड कब पकड़ता है ये एक अलग बात है, मगर डिक्लाइन की तरफ है। मैंने किया ना आपको कि एक तिनके का सहारा है आखिरी, जिस वक्त ये तिनका टूटा हमने और आपने टाइटैनिक को डूबते हुए अपनी आंखों से मुशाहिदा करना है। ये मेरी जाति या मतलब जिसे कहना चाहिए कि किसी प्रेजुडिस बेस्ड एक नजर नहीं है। आप जरा सा जाके अखबारों का मुताला करें, जरा सा जाकर आप एक्सपर्ट का मुताला करें। आज की बात नहीं है, आज से कई साल पहले एक इकोनॉमिस्ट है जो कि पूरी ये बहस कर चुका है कि जिस वक्त चीन ने अपनी तिजारत को अपने यानी युआन में करना शुरू किया, यानी उसने कहा कि जिस तरह से आज पेट्रो डॉलर चल रहा है, इस तरीके से जैसे ही चीन पेट्रो युआन लॉन्च करेगा और अपनी तमाम डीलिंग अपने युआन में करने शुरू करेगा, उसने डे बाय डे अमेरिकन पॉन्ड को रिकॉर्ड किया है कि डे 1 अमेरिका से ये हाल होगा, डे 2 अमेरिका से ये हाल होगा और डे 3 ये होगा। अमेरिकन इकोनॉमी एक इस वक्त एक ऐसे कच्चे धागे के साथ बंधी हुई है कि जिसका टूटना यकीनी है, सिर्फ ये कि कब टूटेगा इसका हमने और आपने इंतजार करना है। ये गलत बात है। उधर से दूसरी तरफ यूएसएसआर की हालत जो है, जब टूटा यूएसएसआर, उस वक्त रशिया की हालत और आज के रशिया की हालत में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त के चाइना में और आज के चाइना में जमीन आसमान का फर्क है। उस जमाने के ईरान में और आज के ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही। इस वक्त ईरान जो है वो खित्ते में एक ऐसी पावर की सूरत में उभर रहा है कि जिसकी पावर के सामने सारी दुनिया इस वक्त जो है वो परेशान है। यानी कंसेक्टिवली कुछ इवेंट हुए हैं और अभी रिसेंटली लास्ट वीक में कुछ इवेंट हुए हैं, उसने तो दुनिया को और ज्यादा मुताज्जिब कर दिया है। अभी जो एक अमेरिकन बेरी बेड़े के ऊपर पेश आने वाला हादसा है, उसके ताने बाने भी किसी तरफ को मिलाए जा रहे हैं। उसके बाद अभी ईरान का जो ऑयल टैंकर था, उसका जो है वो अमारात की पोस्ट से गायब हो जाने के बाद जो है वो ईरान की पोस्ट पे नजर आ जाना, ये सारे के सारे कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही है। ये तो मैं और आप आज की बात कर रहे हैं। आप आज से तकरीबन यानी कि मुझे याद आ रहा है तो शायद 10 साल गुजर गए जिस वक्त अमेरिका में ईरान ने जो है वो अमेरिकन ड्रोन को उतारा था। तो मुझे डेट थोड़ी सी जहन में नहीं आ रही, लेकिन नाउ इट्स अराउंड 10 ईयर्स मेरे जहन में है, मेरी याददाश्त काम कर रही है। जब पहला ड्रोन हैक करके अमेरिका का चाइना ने अपनी सरजमीन पे उतारा था, वो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक वॉर और टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर पहली बड़ी शिकस्त थी, जिसके बाद तय दर तय अमेरिका जो है वो शिकस्त से दो चार हो रहा है। और दूसरी जानब हमें जो है वो ईरान की डेवलपमेंट और ईरान की दाखिली जो कुव्वत है वो सामने बातें होते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक। तो अब इस कंडीशन के साथ जो चीन और ईरान आपस में मुआहदा करते हैं, और वो भी देखिए कितना स्ट्रेटेजिकली बड़े तरीके के साथ किया जा रहा है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि इंडिया जो है वो खित्ते में सबसे बड़ा जो उसका दाव है, जो सबसे बड़ा उसका जो है वो टूल है मैनिपुलेशन का, वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंजम्पशन मार्केट ऑफ द वर्ल्ड है। ये उसका सबसे बड़ा टूल है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है लोगों को अपनी तरफ। लेकिन ये टूल भी जब आप पॉलिटिकल बेस पर आ जाते हैं और पॉलिटिकल बेसिस के साथ आप या स्ट्रेटेजिक बेसिस के ऊपर आके डिसीजन लेना शुरू करते हैं, तो ये जो इसकी पोजीशन है ये सेकंड नंबर पर आ जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। तो प्राइमरी जो पॉलिसीज होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर या पॉलिटिकल प्लानिंग के अंदर, वो किसी भी मुल्क की बका और उसका जो तसल्लुत है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। अब इस वक्त जो है जब ईरान चाइना के साथ जो है वो पैक्ट कर रहा है, तो उसको पता है कि एक और पावर को पालना और उसके साथ उस तरीके का बिहेवियर रखना, गोया आप जो पावर बैलेंस है उसको इम्बैलेंस नहीं, मगर बहुत ख्वाब थे दुश्मनों के कि वो इस्लामी जमहूरिया का जो इनकलाब है उसको रोक देंगे,
हाँ, हालांकि वो इंफजार नूर का नाम इमाम खुमैनी ने उसको दिया था, वो नहीं रोक सके, मगर अब जब चाइना ने 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो क्या अब आप देखते हैं कि ईरान के अंदर इख्तिसादी जो उसकी मुश्किलात थी वो तमाम हल होने जा रही हैं और उनकी मार्केट जो है वो बूम करेगी? देखिए, मैं चंद एक बातें इसके जिम्मे में आपको पहले कर दूं, क्योंकि कुछ मुकदमात के बगैर बातों को समझना थोड़ा सा जरा बिल्कुल मुश्किल ठीक। हो जाता है। मैंने 99 में जिससे मास्टर्स किया था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो मेरा जो थीसिस था उसका उन्वान था इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर, और मैंने एक कंपैरिजन किया था उस जमाने में साउथ कोरिया और पाकिस्तान का। तो ड्यूरिंग द कोर्स और ड्यूरिंग द रिसर्च मैंने एक किताब का मुताला किया था जिसका उन्वान जो था वो था इकोनॉमिक मिरेकल, यानी इक्तिसादी या माशी मोजज़ा। और ये खिताब दिया गया था साउथ कोरिया को, क्योंकि साउथ कोरिया की जो डेवलपमेंट थी दैट वाज वेरी रैपिड। अच्छा, उस वक्त के बाद इसके बाद कुछ साल के बाद मैं ईरान गया, और ईरान में तकरीबन 14 साल मैंने तहसील भी की और मुख्तलिफ हवाले से वहां पर कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया। तो एक चीज जो मैंने वहां पर खास तौर पर ऑब्जर्व की वो वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी ईरान की। ड्यूरिंग एक चीज होती है कि मैं यहाँ पर बैठकर मुख्तलिफ किताबों, मुख्तलिफ आर्टिकल्स या मुख्तलिफ वीडियोज के जरिए से उन चीजों को देखूं, और एक होता है कि आप उस मुल्क में रहकर आए। मैं 14 साल रहकर आया हूँ ईरान में, और मैं आज पूरे यकीन के साथ पूरी दुनिया को ये बात बताना चाहता हूँ कि मौजूदा दुनिया में इस्लामिक मेडिकल अगर किसी मुल्क को कहने का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। आप बिलीव करें, इतनी खौफनाक इकोनॉमिक टेंशन के बावजूद, और जहां फिर तकरीबन पूरी दुनिया आपकी मुखालिफ हो, उसमें न सिर्फ आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हो, आपने तरक्की की हो, आपने सस्टेनेबिलिटी को अचीव किया हो, बल्कि 40 साल में न सिर्फ आपने अपने वजूद को बाकी रखा, बल्कि उसको इतना कुदरतमंद बना दिया कि आज आप दुनिया आपकी कुदरत से डरी हुई है। तो ये जो पूरा टाइम है, ये अब आप सोचिए, इस पर गौर करें। अच्छा, उसमें आप लफ्ज करें 8 years वॉर, 8 साल जंग की, जो कि सद्दाम हुसैन के जरिए से, और क्या नाम है, अमेरिका ने अपनी पूरी कुव्वत लगा के 37 मुल्कों के फौजी, उस वक्त जो है वो इराक का नाम था, लेकिन 37 मुल्क के फौजी थे। जी जी बिल्कुल, पूरी जंग अहज़ाब थी, पूरी जंग अहज़ाब थी। जी बिल्कुल, उसको उन्होंने 8 साल मुकम्मल किया। ईरान में आज भी जाकर आप देखेंगे, हर शहर के आपको जो है वो कब्रिस्तान जो है वो शहादा से भरे हुए नजर आएंगे। इतनी बड़ी जंग को गुजार लेने के बाद भी अगर आज ईरान और इस्लाम इस्लामी बचा हुआ है, इसके अलावा मुअज्जिज़ा दुनिया में आप किसी को नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक। और न सिर्फ बचा हुआ, बल्कि मैंने आपसे कि तरक्की कर रहा है। तो बिल्कुल ईरान की जो डेवलपमेंट है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ईरान अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। आज इस वक्त आप खलीजी ममालिक में से और आपकी जो मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज है, आप इनके नीचे से जरा सा अमेरिका का जो सपोर्ट है वो निकालें, ओवरनाइट की क्लैश कर जाएंगे, ओवरनाइट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसको थोड़ा सा और जावियों से भी देखते हैं, और जो है वो, और जो हमारे पास इत्तलात हैं जो कि एक नई डेवलपमेंट्स इलाके में हो रही हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, क्योंकि वक्त जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे पास वक्त कम है। रूस ने इल्जाम आयद किया है कि अमेरिका जो है वो शाम के इलाके अल-तनफ में जो है वो दहशतगर्दों को फौजी तरबियत दे रहा है। इस हवाले से क्या खबर है और क्या मामला है ये? देखिए, अमेरिका का जो रोल है शाम के अंदर, वो बड़ा बहुत ही अजीब गरीब रहा है। आपको भी याद होगा कि जिस वक्त यहाँ पर शाम के अंदर वॉर जो है वो अपने तकरीबन उरूज पर पहुंची हुई थी, नॉट फॉर अ सिंगल टाइम, एटलीस्ट जो मुझे याद पड़ता है 8 से 10 मरतबा अमेरिकन फोर्सेस ने अपने जो इक्विपमेंट थे वो उन बागियों को उतारे, दहशतगर्दों के इलाके में फेंके, और कई मरतबा उन्होंने जो है वो दिफाई फौज जो थी शाम की, जो कि शाम का दिफा कर रही थी, उस फौज के इलाकों पर अटैक किया, यानी वहां पर फायरिंग की और वहां पर धमाके किए, और उसके बाद उन्होंने एक्सक्यूज करके ये कहा कि जो हमसे गलती हो गई है। लेकिन एक तरफ आपका दावा ये है कि हम दुनिया के जो है वो सुप्रीम पावर है, और हम जो है वो एक इंच की गलती नहीं करते, और हम जो है वो इतने हम ताकतवर हैं। अभी आपने जिस वक्त जो है वो अफगानिस्तान में मारना चाहा, किसी और जगह पे मारना चाहा, आपने 1 सेकंड की भी जो गलती है वो अंजाम नहीं, ठीक है ना, टाइम के हवाले से ना स्पेस के हवाले से, 1 इंच की और 1 सेकंड की गलती नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल कि
वो उतार देते हैं दाइश के अड्डों के ऊपर ताकि वो मजबूत हो जाए। बिल्कुल आप जो है वो गलत कोड प्लानिंग के दौरान इत्तेहादी फौजों के ऊपर हमला करके उनको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका का जो झूठ है वो तो दुनिया में आश्कार हो चुका है। मेरे पास आज भी कहीं न कहीं वो क्लिप मौजूद होती है जिसमें हेनरी क्लिंटन ने अपनी जो है वो जो पार्लियामेंट है उसकी डिस्कशन के दौरान उसने कहा था कि हमने इनको क्रिएट किया है, हमने इनको बनाया था, हमने इनको पाला है। तो अमेरिका का तो बैकग्राउंड सारे का सारा है। दाइश इन्होंने बनाई, तालिबान इन्होंने बनाए, सीता साहबा इन्होंने बनाई, जितने भी टेररिस्ट आउटफिट है उन सब का जो एक्सेस है वो अमेरिका, यानी किसी से जो इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु ताला अलैह का वो कहने की शैतान बुजुर्ग जब उन्होंने कहा था, तो शैतान बुजुर्ग जमीन के ऊपर बाक़िन अमेरिका है, क्योंकि जितने मैं ये समझता हूँ कि वो जो बड़ा शैतान जिसको हम समझते हैं इब्लीस है, वो भी आजकल अमेरिका में ही कहीं आसपास फिर रहा होगा कि भाई मुझे भी कोई नौकरी दे दो, मुझे भी कोई जॉब दे दो। बिल्कुल ऐसे ही कितना शैतानियत, कितनी शैतानियत। ठीक है। अच्छा, अमेरिकी कैसर एक्ट जो शाम के ऊपर जालिमाना तरीन अगर कोई पाबंदियां जिसे कहा जाए इख्तिसादी और माशी खौफनाक पाबंदियां जो है वो शाम के बैटल में अमेरिका ने हारने के बाद अपना सब कुछ गंवाने के बाद जो है उसके ऊपर जो है वो ये पाबंदियां लगाई। ये कॉलर हमारे साथ है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। नकवी साहब बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद। आपको भी सलाम हो। अलैकुम सलाम। सबसे पहले तो पुरसा पेश करूंगा इमाम का। आपको भी पेश मुझे भाई बड़ी खूबसूरत बात हो रही है। किबला साहब से यह पूछना चाहता हूँ, एक सिर्फ मुझे इसकी थोड़ी सी तशरीह करके बता दें कि ईरान ने अब तक पूरी दुनिया के सामने अकेले ने मुकाबला किया। जब इराक की जंग हुई तो उस वक्त भी ईरान अकेला था। पूरी मुस्लिम दुनिया, पूरी बड़ी सुपर ताकतें एक तरफ थी, ईरान अकेला था और वो वहां पे भी वो जंग ना हारा बल्कि जीत गया और सद्दाम का अंजाम आपके सामने है। बिल्कुल सही। इसके बावजूद फिर भी ईरान अकेला अब भी अकेला है, लेकिन अकेला होने के बावजूद वो अपने आप को इस तरीके से साबित कर रहा है कि अकेला रहने के बावजूद ही वो तरक्की की राह पे गामजन है और तरक्की कर रहा है। और आज वो एक बेहतरीन ताकत भी है, 2 जंगें लड़ने के बावजूद भी वो ताकत में है। लेकिन मैं आप सवाल ये पूछना चाहता हूँ किबला से कि जब ईरान को देख के बजाय दूसरे मुसलमान ममालिक इस चीज से सबक हासिल करते और अपनी ताकत को बढ़ाते और अपनी ताकत को आगे लेके आते और मुसलमानों का एक बलाग बेहतरीन ताकतवर बनता, इसकी बजाय वो जो ताकत में साबित कर रहा है अपने आप को, उसके मुकाबले में दूसरे तो जो है मुसलमान ममालिक भी उसके सामने खड़े हो गए हैं। इसकी वजह क्या है कि बजाय सबक हासिल करने के या तरक्की याफ्ता दौर में दाखिल होने के बजाय वो जो तरक्की कर रहा है उसके आगे रुकावट बनने और उसके दुश्मन बन के। आप देखेंगे ईरान ने तो फलस्तीन में ईरान है मदद कर रहा है और ये सारे उसके खिलाफ है, मुसलमान मार रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ यमन में देखो तो मुसलमान मार रहा है मुसलमानों को, लेकिन ईरान मुसलमानों की हमायत कर रहा है जो मजलूम है। तो ये सारा सिनेरियो जब इकट्ठा करके देखते हैं तो बजाय इसके कि ईरान के साथ दोस्ती बढ़ा के उसके ताकत का फायदा उठाने के बजाय उसके मुकाबले में खड़े होकर उसको खत्म करके ये किसको खुश करना चाहते हैं, कौन सा किस चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं कि ये सारी उम्र भीख मांगते रहेंगे और दूसरों के आगे झुकने की बात को ये पसंद करते हैं और अपने पाँव पे खड़ा होना पसंद नहीं करते ईरान की तरह। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दे तो मेहरबानी हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा सवाल किया हमारे ब्रदर ने। जी किबला क्या कहेंगे इस पे? बहुत ही जिसको कहना चाहिए सवाल चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है। ठीक है, इसका थोड़ा सा तारीखी रिश्ता भी मौजूद है हमारे पास, और तारीख में इसका रिश्ता जो मौजूद है वो ये है कि हम देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड की जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं हम देखते हैं कि अरब वर्ल्ड से इस्लाम निकलने के बाद तो दुनिया भर में फैला है, तो सबसे पहले जहाँ पर इस्लाम ने अपने असरात को मुरतब किया वो ईरान था, और ईरान फतह होने के बाद हम देखते हैं कि पूरी तरह से न सिर्फ मुसलमान हुआ बल्कि इस्लाम की जो बुनियादी इल्मी खिदमात भी हैं वो सारी की सारी ईरान में अंजाम दी है। मैं बहुत मुख्तसर तौर पर सिर्फ इतना ही कहूँगा, अहले सुन्नत के तमाम बड़े अहादीस के और बाद के जितने भी हत्ता फिक्र के उलमा हैं उन सब का ताल्लुक जो है वो आपको मिलेगा ईरान से। बुखारी साहब, तिरमिजी साहब, ये सारे के सारे जो बुजुर्गान हैं ये सारे के सारे ईरानी हैं। नैशापुरी सारे। दूसरे एंड पर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शिया भी
जो यानी कुतुब है वो सारी की सारी जो है वो ईरानियों ही ने लिखी। उसकी वजह ये थी कि ईरान कल्चर था, सिविलाइज कल्चर था, वहाँ पर इल्म की कदर थी, वहाँ पर लोग जब कुरान पहुंचा तो कुरान के इल्म के नूर जो है उन्होंने जिस तरीके से उसको महसूस किया वो दूसरी किसी दुनिया के मुल्क ने महसूस नहीं किया। आगे चलने के बाद तो मुसलमानों के अपने दरमियान में मुख्तलिफ हुकूमतें बनी है, उन मुख्तलिफ हुकूमतों के नतीजे में यानी 500 साल के बाद एक तरफ ईरान में हुकूमत अलग बनी, एक तरफ आपके पास अरब हुकूमतें अलग थी, खिलाफतें अलग थी, और तुर्की में अलग खिलाफतें मौजूद थी। इस वक्त मौजूदा दौर में जब मुसलमान एक दफा पूरी तरह से पस्ती का शिकार होने के बाद और पूरी तरह से बातिल के पंजों में जकड़ लेने के बाद वाहिद एक हकीकी और इस्लामी इनकलाब जो दुनिया में दोबारा पेश आया, इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इनकलाब था कि जिसने हकीकी मानों में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम किया और हत्ता पुरानी जो ताकतें थी, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले जो हुकूमत बनी है वो मुसलमानों की हुकूमत जरूर थी, इस्लाम की हुकूमत नहीं थी। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खिलाफत राशिदा तकरीबन आप कर ले जिसका एंड अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के ऊपर होता है, उस खिलाफत राशिदा के बाद सही माना में इस्लाम की अगर कहीं अब हुकूमत करने जा रही है तो वो है ईरान। लेकिन अब मुश्किल क्या हो रही है, एक तरफ अरब प्रेजुडिस है, दूसरी तरफ टर्किश प्रेजुडिस है, इसके अलावा कुछ और भी ममालिक में जिसे कहते हैं कि हुक्मरानी और हुकूमत का जो ख्वाब है वो उनकी आंखों में बसा हुआ है। ये जाती मनाफे हैं, ये तआस्सुब की जंग है। इसके दरमियान में वाहिद कोई इनकलाब, वाहिद कोई हरकत ज्यादा, देखिए मिस्र में हरकतें थी खत्म हो गई, तुर्की में नामो निशान मिटा दिया गया, अरब इस काबिल ही नहीं रहे कि अब वहां कोई बड़ी हरकत जो है वो उठे और कोई ऐसा काम हो और कोई ऐसी चीज हो कि जो मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप को संभाल सके। वाहिद जो ताकत बची है वो है ईरान में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पीछे से जो बातिल ताकतें हैं वो फेक हीरो को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और फिर तुर्की से एक ऐसे आदमी को न जिसका की शक्ल सूरत इस्लाम से मैच करती है, न जिसका लिबास इस्लाम से मैच करता है, उसको इस्लामिक हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है, या अरब ममालिक में से किसी को तलाश किया जा रहा है कि कोई काबिल हो कि जिसको जो है वो आगे खड़ा किया जाए, लेकिन वो अपनी अय्याशियों में और अपनी जो उनकी हरकतें हैं उनकी वजह से वो काबिल नहीं रहे कि वो इस्लामिक दुनिया की जो सरबराही है उसको हाथ में ले सके। वाहिद जो सब मौजूद है वो है ईरान। अब वहां पर क्या हो रहा है कि वेस्ट की जो है वो नवाजिशों से कभी मतलब तुर्की से हीरो को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, कभी जो है वो यहाँ से हीरो बनाने की कोशिश की जाती है अरब कंट्रीज से, कभी जो है वो इंडोनेशिया मलेशिया में से किसी को ढूंढा जाता है कि ये आगे सामने आए और किसी तरह से जो है वो एक हीरो के तौर पर या एक सरबराह के तौर पर इस्लामी ताकत को, अच्छा इसी बहाने से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आपको पता है वेस्ट की बहुत पुरानी पॉलिसी है, वो ये सब बहुत अच्छी काम आ रही है। आप जो है वो तुर्की को थोड़ा सा जो है वो हुकूमत का ख्वाब दिखा दे, खिलाफत का ख्वाब दिखा दे, अरब दुनिया को दोबारा से खिलाफत का ख्वाब दिखा दे, तो ये लोग उसके ऊपर जो है वो बंटवारा करने और अपनी तमाम तर जो गैरत और हमीयत है उसका सौदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये इस वक्त हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा, कुरान की आयत है और हमारे पास तारीख भी मौजूद है कि जब कुरान कहता है कम मिन फिअतिन कलीला गलबत फिअतिन कसीरा बिइज़्निल्लाह, जब इंसान अल्लाह ताला के ऊपर ईमान के साथ आगे बढ़ता है तो छोटा सा गिरोह होता है, मुख्तसर सी फौज होती है, तो बहुत बड़ी फौजों के ऊपर जो है वो बिल्कुल ठीक। केवल हमारे पास तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं, इसमें हमने वाइंड अप करना है और हमारे पास काफी पॉइंट्स हैं, तो मैं तेज जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं ताकि उन सबको अपडेट करें अपने नाज़रीन की खिदमत में। सवाल मैं कर रहा था हमारे कॉलर के पहले आने से पहले कि अमेरिका ने जो कैसर एक्ट जिसको कहा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही जालिमाना तरीन और शदीद तरीन पाबंदियां हैं शाम के ऊपर, शाम का बैटल हारने के बाद वहां से रुस्वा हो जाने के बाद जो है वो पाबंदियों का हरबा इस्तेमाल करते हुए जो तवानाई की ज़रूरतें हैं उन तमाम चीज़ों के ऊपर, हालांकि शाम कितना ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, उसकी तवानाई की जो ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं हो सकेंगी इन तमाम चीज़ों के ऊपर। इस पे जो है वो ईरानी सफ़ीर जो शाम में मौजूद है जवाद तुर्क आबादी, उन्होंने ऑफर की है कि ईरान जो है वो शाम की तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा। इंडिया दिया है बाकायदा
और साथ में लबनान को भी। तो ये जो सारे मामला है, इस पर आप क्या कहेंगे, ताकि मैं फिर थोड़ा सा और आगे कुछ और पॉइंट्स है जो कि बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तरफ भी बढ़ूं। जी, देखिए, मैं बहुत मुख्तसर तौर पर अर्ज करूं कि ज़ायनिस्ट ब्लॉक और खुसूसन अमेरिका और उसके एलाइज के साथ जो आखिरी हथियार है वो यही है कि वो इकोनॉमिक सैंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के बाद किसी को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं वाकई यहाँ पर ये लफ्ज इस्तेमाल करने पर मजबूर हूँ कि ये वो अहमक है कि जिन्होंने, हम बहुत पुरानी तारीख की बात नहीं करते, रीसेंट तारीख में हम जाकर देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका ने जहां कहीं पर भी जो है वो सैंक्शन लगाई है, वो मुल्क जो है अल्लाह के फजल करम से अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। और जहां कहीं पर भी अमेरिका ने किसी को डेवलप करने की बात की है, उसको सिवाय तबाही के और बर्बादी के उसके नसीब में कुछ भी नहीं आया है। ये जो सब बज़ाहिर खुशहाल ममालिक नजर आ रहे हैं, इनके पास ना अपने डॉक्टर्स हैं, ना अपने इंजीनियर्स हैं, ना अपने साइंटिस्ट हैं, ना कोई एक्सपर्ट इनके पास अपना मौजूद नहीं है। और इनकी जो जितनी आपको खुशहाली नजर आ रही है, इतनी हवा के उसके ऊपर महल बना हुआ है कि जरा सा झोंका तेज चलेगा इंशाल्लाह तो ये गिरेगी। तो हमें तो ठीक है कि अमेरिका ने सब ये किया, और मुतासिफाना जो हमारी मुस्लिम वर्ल्ड है, उस यूनाइटेड नेशन और उसके इदारों को, जिन्होंने आज तक सिवाय अफ्रीका की चापलूसी करने के और कुछ नहीं किया, ज़ायनिस्ट एजेंडा को मुसलमानों के खिलाफ इम्प्लीमेंट कराने के अलावा आज तक यूनाइटेड नेशन ने कोई ढंग का काम नहीं किया। हम जो है वो फिर उसके सामने सर झुका के खड़े हुए हैं, और कयामत के दिन तमाम मुस्लिम ममालिक जो है अमेरिका की इस हरकत के ऊपर और शाम पर जो उसने जुल्म और सितम ढाया है, इसका जवाब पूरी मुस्लिम उम्मत को कयामत के दिन देना होगा। इसलिए ये वो वक्त है कि जिस वक्त शाम की मजलूमियत सारी दुनिया को नजर आ रही है, मुझे हैरत हो रही है। अभी कुछ अर्से पहले तक जो है वो यहाँ पे जमात इस्लामी और इस तरह के मुख्तलिफ और तंजीमें थी कि जो हाय शाम करके रो रहे थे, और इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है, उनकी कोई आवाज नहीं निकल रही। लेकिन मैं आपको इस चैनल से और अपने तमाम व्यूअर्स को मैं यकीन दिलाकर ये कह रहा हूँ कि इस पर शाम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अमेरिका उसको सैंक्शन लगा रहा है। ये सैंक्शन बाइस बनेंगे इंशाल्लाह इस बात की कि शाम भी ईरान की तरह से न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होगा, बल्कि एक ताकतवर इलाह बनकर इस्लामी हुकूमत का जो है और इनकलाब इस्लामी का सामने आएगा। और ये इंशाल्लाह ईरान के लिए बेहतरीन मौका है कि वो वहां पर अपने स्ट्रेटेजिकली उनको डेवलप करके हत्ता जिन दिलों में इस वक्त मोहब्बत नहीं है और वो जो हक को नहीं पहचान सके, अल्लाह ने चाहा तो वो हक को पहचानेंगे और हक का साथ देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और जो है वो जमाल खाशोगी का जो कत्ल है, उसमें अंकरा के अंदर उस वक्त जो मौजूदा सफीर थे सऊदी अरब के, वो थे जमाल अल खरीजी। जमाल अल खरीजी को सऊदी अरब ने नायब वजीर खारजा बना दिया, क्योंकि वो उस वक्त जो है वो वहां पर कत्ल के वक्त जमाल खाशोगी के सऊदी सफीर थे। आपको याद रहे कि दिसंबर 2014 से जनवरी 2015 तक जो है वो मजलिसुल वज़रा शाही काबीना के अब रुकन भी रहे हैं। हालांकि सऊदी सफीर ने जमाल खाशोगी के कत्ल से अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया था। इनको क्यों ऐसे वक्त में प्रमोट किया गया? क्या अंकारा की तरफ से दबाव है और लॉबिंग की जा रही है सऊदीया के खिलाफ, जो कि उनका ये जमाल खाशोगी का मामला है, जिसके ऊपर उन्होंने भारी रिश्वतें देकर जो है वो मिट्टी डालने की कोशिश की है, मगर वो मामला दब नहीं रहा, तो उस सफीर को प्रमोट करके उसकी हैसियत को तब्दील किया। क्या इससे जमाल खाशोगी का बेगुनाह खून उसके धब्बे छुप जाएंगे? देखिए, उन्हें नाहक जो है वो कहीं ना कहीं अपना असर जो है वो जरूर दिखाता है। बाज़ औक़ात अगर फर्ज करें कि शख्स मुजरिम भी है, अदालत का तकाजा ये है कि उसको बाकायदा अदालत के सामने पेश किया जाए, उसके जुर्म को साबित करके उसको सजा दी जाए। जमाल खाशोगी के साथ जो हरकत की गई है वो एक इंसानियत सोच हरकत है। यानी जिस तरीके से उसके आज़ा को काटा गया और उसको यानी उसके साथ जो वाकयात पेश आए हैं वो इंसानियत के लिए शर्मनाक तरीन चीजें। अब उसके बाद जो एक फिजा क्रिएट हो गई थी, हमें नजर आ रहा था वाज़ेह तौर पर कि उसने सऊदी रात को पूरी दुनिया में बड़ी शिद्दत के साथ मिलाया था। अब ये सब वो कार्ड है, ये वो सब चीजें हैं कि जिनको जब तक यूँ समझ लीजिए कि ये लोग बिल्कुल नाबूद नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक अमेरिका और उसके अलाइज खुद चलते रहेंगे। और मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तौर पर है, एक दफा दोबारा धमकाने के लिए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को भी बड़ी शिद्दत जिस तरीके से वो एंटर हो रहा है
अमेरिका को जो तबाही नजर आ रही है, याद रखिएगा कि अमेरिका ने पूरे तारीख में जो लास्ट यानी रिसेंट हिस्ट्री है, अपनी इकोनॉमी को या जंगों के जरिए से पाला है, असलाह फरोशी के जरिए से पाला है, या इसी तरह की ब्लैकमेलिंग के थ्रू पाला है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत सारी कोशिशों के बावजूद बहुत सारी जगहों पे जंग नहीं हुई है, यानी अमेरिका के चाहने के बावजूद, क्योंकि दुनिया इस वक्त जिस फिक्र की तरफ जो है वो मूव कर रही है वो एंटी वॉर फिक्र है, और लोगों के अंदर एक शऊर जो इजाद हो रहा है वो ऐसा शऊर है कि आप इस वक्त दुनिया में आवाम बड़ी कोशिश करती है कि जंग ना हो। असल आप इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को आप देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका के इशारे पर अगर इंडिया कोशिश भी करता है तब भी पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जंग में एंटर ना हो। अगर हम इसको सही तरीके से एनालाइज करें तो हत्ता खुद इंडिया की जो आवाम है वो भी नहीं चाहती कि उसकी जो आर्मी है वो जंग में उतरे। क्यों? इसलिए कि जंग के नुकसान इसको पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं। देखिए एक जमाना था कि जब जंग होती थी और उसके अखबार या उसकी तस्वीर पहुंचने में टाइम लगता था और उसकी जो एहतियात थी उसको पहुंचने में टाइम लगता था। अब वो दौर नहीं है। अब जब शाम में जंग हुई है, रिसेंट जंग, और उसके अहवाल और उसकी तस्वीर और उसकी पूरी दुनिया में फैले हैं, तो दुनिया में एक खौफ मौजूद है जंग से। अर्थात जब जंग नहीं होगा और असलहा नहीं बिकेगा, जंग नहीं होगी, असलहा की फरोख्त नहीं होगी, तो एक बहुत बड़ी डील जो है वो ज़ायनिस्ट ब्लॉक की जो है वो फंसी रहेगी। बिल्कुल। फिर उसको किसी और एंड से पैसा चाहिए ताकि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके। तो ये ब्लैकमेलिंग के कार्ड ये हमेशा से इनकी सियासत का एक अहम हिस्सा रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, चाइना ने जो अपने को खामोशी से काम करता रहा, चाइना और दुनिया की निगाहों से ओझल होकर उसने काम किया, एक माशी जबरदस्त जो है वो आलमी कुव्वत की सूरत में सामने आया, और सिर्फ माशी कुव्वत ही नहीं, एक फौजी कुव्वत भी की, जिस वक्त जो है वो अमेरिका में पेंटागन ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें उन्होंने एतराफ किया कि हम चाइना के साथ फौजी मुआहज आराई नहीं कर सकते। तो उसने साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ माशी कुव्वत है बल्कि फौजी भी अजीम कुव्वत है। तो अब इस वक्त जो उसका असर है और जो उसका जोर है वो पूरी दुनिया के ऊपर चल रहा है, और तेजी के साथ जो अमेरिकी अलाइंस है जिसमें खुसूसियत के साथ सऊदी अरेबिया और अमारात, तो ये तमाम लोगों ने जो है वो उसके हक में भी एक वक्त वोट किया जहां पर सदी की डील के ऊपर बात हो रही थी। तो ये तमाम चीजें हैं इसमें। किबला क्या देखते हैं आप, अगर आने वाले दिनों में क्या अमेरिका को अपने फौजी अड्डे गल्फ से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तेजी के साथ चाइना का असर बढ़ रहा है? देखिए, मैं तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी एक इशारा किया था बात की तरफ से, और मैंने कहा था कि चाइना एक इकोनॉमिक ड्रैगन बन चुका है। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक ड्रैगन बना है ये ओवरनाइट नहीं बना है, बल्कि विद टाइम, स्पेशली जो लास्ट 50 ईयर्स है उसमें चाइना ने बड़ी स्लोली मगर स्टेडीली काम किया है। और हमने जो बात कही थी कि इनका भी ज़ायनिस्ट जो मेन थॉट है और मेन जो ज़ायनिस्ट सेंटर है उसके साथ इनका जो ताल्लुक है, मैं एक इकोनॉमिक पॉइंट की तरफ आपको मुतवज्जो करते हुए गौर कीजिएगा कि देखिए दुनिया में पिछले तकरीबन 40 साल से फ्री एक्सचेंज सिस्टम चल रहा है मॉनेटरी सिस्टम में। इससे पहले जो था गोल्ड स्टैंडर्ड जो था वो दुनिया में राइज था। गोल्ड स्टैंडर्ड जो था वो ये था कि किसी भी बैंक के पास जितना गोल्ड रिजर्वायर होगा सिर्फ उतना ही वो करेंसी जो है वो छाप सकता है, और हर करेंसी जो थी वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गोल्ड को रिप्रेजेंट करती है। जब तक गोल्ड स्टैंडर्ड भी था उस वक्त तक ज़ायनिस्ट है वो अपने पंजे जो है पूरी तरह से दुनिया के ऊपर काबिज नहीं कर सका था। इस वक्त दुनिया में जो पावर इम्बैलेंस, इकोनॉमिक इम्बैलेंस और इसके अलावा जितनी भी खराबकारियां स्पेशली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हवाले से आपको नजर आ रही है, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट वजह जो है वो ये मौजूदा फ्री एक्सचेंज मॉनेटरी सिस्टम है। और इस फ्री एक्सचेंज मॉनेटरी सिस्टम में ये किया था कि इससे बेस्ट जो करेंसी थी वो डॉलर को बना दिया गया था, और डॉलर को बनाने के बाद अमेरिका ने इसका इतना नाजायज फायदा उठाया पूरी दुनिया में कि जहां कहीं वो किसी मुल्क को तबाह करना चाहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक ईरान के साथ हो रहा है कि ईरान की इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बावजूद ओवरनाइट ईरान का जो करेंसी है वो मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है। स्टेबिलिटी के बावजूद, सस्टेनेबिलिटी के बावजूद आप देखेंगे बगैर किसी वजह के जो ईरानियन करेंसी है वो मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। लेकिन एक अजीब और गरीब बात है, देखिए दुनिया में एक जो लेजर फेयर इकोनॉमी का मैं क्या कहूँ झूठ बोला गया
एक जो दुनिया को लेजर फेयर या फ्री हैंड इकोनॉमी का झूठ बोलकर धोखा दिया गया, उसका आप देखें कि किसी भी मुल्क की जो करेंसी है फ्री एक्सचेंज सिस्टम में, उस करेंसी की वैल्यू को जो चीज डिटरमाइन करती है वो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपकी पर कैपिटा इनकम है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आपकी जीडीपी है, आपकी जीएनपी है। इन इंडेक्सेस को अगर आप सामने रखेंगे तो आप देखेंगे कि चाइना इत्तेफाकन तमाम चीजों में टॉप ऑफ द लिस्ट आपको मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, दुनिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस वक्त टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टॉप पर नजर आएगा, पर कैपिटा इनकम ज्यादा नजर आएगी, जीडीपी इनका ज्यादा नजर आएगा, जीएनपी ज्यादा नजर आएगा। उसके बावजूद चाइना की करेंसी आज तक नीचे है। कभी आपने इसको गौर किया? किसी ने दुनिया में इसको गौर नहीं किया। ये वो चाल थी जो पिछले कई सालों से चाइना बड़ी खामोशी के साथ चल रहा है। तो सुना नहीं होना चाहिए कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ, आपकी जीएनपी और जीडीपी बढ़ने के साथ साथ आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन चाइना क्या करता है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं कोई उस पर टैरिफ लगाता है, कोई कोटा लगाता है, कोई उसके ऊपर एक्सटेंशन लगाता है, कुछ करता है, वो अपनी डोमेस्टिक जो मार्केट है उसके अंदर अपनी यन की जो प्राइस है उसको नीचे ले आता है। तो वो यन की प्राइस नीचे ले आता है, इतना सस्ता हो जाता है फॉर्मर्स के लिए चाइनीज प्रोडक्ट कि वो प्रेफर करते हैं उसको लोकल बनाने की बजाय चाइना से इंपोर्ट करने को। और इसी इकोनॉमिक चाल के जरिए से चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर अपने पंजे फैला दिए। अब मैं सवाल करता हूँ यूनाइटेड नेशन से, अब मैं सवाल करता हूँ दुनिया के इकोनॉमिस्ट से, अब मैं सवाल करता हूँ पूरी दुनिया से कि क्यों आप एक मुल्क को चुपचाप इतना बड़ा गेम खेलने की इजाजत दे रहे हैं? क्यों इसके ऊपर आकर बात नहीं होती कि भाई ये कौन सा तरीका है? इस वक्त आप पाकिस्तान की करेंसी को जरा सा हिलाएंगे, पूरी दुनिया की उंगलियां आपके ऊपर होंगी और आपको जो हरकत नहीं करनी दी जाएगी। तो एक तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ हमने देखा ये वो रास्ता था कि जिसके जरिए से चाइना को पूरी दुनिया के, जिसे कहना चाहिए कि नक्शों के अंदर उतार दिया गया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मफलूज कर दिया गया। आज आप पाकिस्तान में एक चीज बनाना चाहते हैं, वो डोमेस्टिकली इसलिए नहीं बन पाती और अपनी जगह नहीं पकड़ पाती क्योंकि उससे सस्ता आपको चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ता है। लिहाजा आप उस चीज को डोमेस्टिकली डेवलप नहीं करते, आप चाइना से इम्पोर्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। आज तक किसी ने सोचा कि राउंड चाहिए मुझे, मतलब मैं बचपन में, मुझे याद है मैं छोटा था तब से मुझे ये पता है कि 1 रुपए के 3 यौन आते थे और आज तक तकरीबन यही है। जिस वक्त पाकिस्तान का रुपया जो है वो 45 रुपए का $1 था, तब भी 1 रुपए के 3 यौन थे, आज डॉलर 170 पे पहुंच गया, तब भी 1 रुपए के 3 यौन है। ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल ठीक। इसके जरिए से ये वो रास्ता था जिसके जरिए से, अच्छा यही रास्ता अब क्या अमेरिका इस्तेमाल करता है तमाम मुल्कों को मैनिपुलेट करने में, जायनिस्ट जहां चाहते हैं, और यही वो सिस्टम है जिसकी वजह से गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। और ये इम्बैलेंस जितना शदीद होता चला जाएगा उतना दुनिया में क्राइम बढ़ते हैं, उतना दुनिया के अंदर जो है वो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो मजीद है। अच्छा, जिस तरह से चाइना ने जो है वो एक, बल्कि इसको मैं सवाल को अगर ऐसे करूं कि जिस तरह से अमेरिका अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और उसके अंदर उसके डिक्लाइन होने में स्पीड में उसके जो है तेजी भी आ रही है, जैसे अमेरिकी बेड़े को आपने पूरी दुनिया ने सबके सामने उनके गुरूर को जलते हुए देखा, ये तमाम चीजें उसके ऊपर जो है वो तबसरे भी हो रहे हैं कि ये सिर्फ अमेरिकी बेड़ा नहीं जल रहा बल्कि ये एक अमेरिकी जुल्म है, वो अमाल है जिसमें आग लगी हुई है। अगर ये डिक्लाइन की तरफ इसमें और स्पीड बढ़ जाती है, तेजी हो जाती है, तो जो उसने जालिमाना पाबंदियां लगाई हुई हैं मुल्कों के ऊपर, सरफहरिस्त इस्लामी जमहूरिया के ऊपर, तो क्या वो पाबंदियां बेअसर हो जाएंगी या उनको वीटो कर दिया जाएगा? क्या देखते हैं मुस्तकबिल करीब में? देखिए, ये पावर बैलेंस को टूटने में टाइम लगता है, ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती। जब तक अमेरिका की पुश के ऊपर यूरोपियन खास तौर पर ये जो इदारे बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के नाम से, और यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी टेरिटरीज हैं, जिस तक ये अमेरिका को सपोर्ट कर रही हैं, जब तक ये इदारे मौजूद है दुनिया में, उस वक्त तक एक टाइम है जिसमें अमेरिका को सांस लेने का मौका मिलता रहेगा और वो अपनी जुल्म और जो कैफियत है उनको बढ़ाता जाएगा। एक मशहूर जापानीज प्रोफेसर है, मुझे उसकी बात याद आ रही थी, जिसने एक वीडियो लेक्चर में ये बात की थी। उसने कहा कि इस अमेरिका ने ठीक है कि अपने आप को सुपर पावर बना लिया, पूरी दुनिया में जुल्म सितम मचाया, लेकिन इस जुल्म सितम का जो असर है वो अमेरिका के ऊपर भी पड़ा है।
आज आपको दुनिया में कोई बड़ा अमेरिकन जो है वो साइंटिस्ट नहीं मिलेगा, ना बड़ा कोई डॉक्टर मिलेगा, ना कोई बड़ा इंजीनियर मिलेगा। बल्कि क्या होता है, वहां पर जो है वो नौजवान जवान होते हैं और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनको ये होता है कि बस अब हमारी जिंदगी जो है वो अय्याशी करने में, वो अपनी जिंदगी को आलतू फालतू चीजों में बर्बाद कर देते हैं। खुद अमेरिका का भी अंदर से हाल ये है कि वहां पर डॉक्टर सारी दुनिया से आए हुए हैं, वहाँ पे इंजीनियर सारी दुनिया से आए हुए हैं, वहाँ पर साइंटिस्ट पूरी दुनिया से आए हुए हैं। और इंशाल्लाह इनके इकोनॉमिक डिजास्टर के बाद एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो होगा कि जो आपकी क्रीम इस वक्त एशिया से बाहर शिफ्ट हुई है, वो जब वापस आएगी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ओवरनाइट जो है वो अमेरिका का फॉल भी नजर आएगा। ठीक है, लेकिन वो सहारा जिसने अमेरिका को अभी तक उठा के रखा हुआ है, वो मैंने अर्ज किया कि ये जो इदारे हैं यूनाइटेड नेशन टेरिटरीज, ये जब तक इनको सपोर्ट करते रहेंगे तब तक मसाइल थोड़े से पेचीदा रहेंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरे पास 2-3 मिनट मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी से इस्तेफादा करना चाहूंगा। जो चाबहार वाला रूट था, जो कि वाहिद रूट था जिसके जरिए से अफगानिस्तान तक की एक्सेस थी हिंदुस्तान को, चाबहार के मंसूबे से ईरान ने हिंदुस्तान को बाहर कर दिया। वन रूट एंड वन बेल्ट के ऊपर गवादर, गवादर से ईरान और ईरान से ये पूरी दुनिया के रास्ते खुल गए हैं। चाइना एक लड़ी के अंदर उसने ईरान और पाकिस्तान सबको परो दिया। क्या देखते हैं पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी में तब्दीली आएगी? कुछ मोमिनीन के ऊपर जो है वो हाथ नरम किया जाएगा? जो मामला इतने अरसे से रहे, टारगेट किलिंग होती रही, लोग अगवा होते रहे, हजारों की तादाद में हमारे नौजवान पाकिस्तान के अंदर मारे गए, सिर्फ जो है वो एक हमारी जो है पॉलिसियों के अंदर जो है वो बैरूनी मदाखलत की वजह से। क्या अब वन रूट वन बेल्ट जिसमें ईरान और पाकिस्तान एक लड़ी में पिरो दिए गए हैं, तो क्या कुछ मिल्लत के लिए खुशखबरी मिलेगी? ये देखिए, असल में होना तो यही चाहिए, उसूल यही है। और इस वक्त जितने भी वो लोग थे कि जिनकी दस्तजबानियां और ईरान के लिए खुली भी थी, उनको सब शर्म करना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो बदजुबानियां वो कर चुकी है, जब बदजुबानियां ईरान के लिए फैला चुके हैं, अगर इनके अंदर जरा सी भी गैरत और जरा सी भी अहमियत मौजूद है, इनको चाहिए कि ये अपने गिरबानों में झांके, शर्मसारी को इख्तियार करें। देखिए, ईरान ने जहां कहीं पर भी स्ट्रेटेजिकली कुछ मुआहदे किए, वहां पर उसने अपनी गैरत और हमीयत को बाकी रखा। मैंने आपसे कहा था कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट होने का पार्ट हमेशा खेलता है, लेकिन ईरान ने कभी भी अपने उसूलों के ऊपर आकर सौदा नहीं किया। देखिए, जिस वक्त बदतरीन जुल्म इंडिया का जो है वो कश्मीर में जारी था और पूरी दुनिया से कोई आवाज नहीं उठ रही थी, उस वक्त रहबर मौजम में और ईरान की तरफ से उसकी बड़ी शदीद मजम्मत की गई। पाकिस्तान में मुतासिफाना सऊदी रियाल और अमेरिकन डॉलर की पैदावार जो लोग हैं, क्या बात है, जब इनके पीछे से पैसा मिलता है, ये कुदरत में आते हैं, कुदरत में आने के बाद स्ट्रेटेजिकली चीजों को इधर उधर करने में कामयाब होते हैं, तो उसके आसार नमूदार होते हैं। इंशाअल्लाह खुदा ने अगर चाहा तो ऐसे क्योंकि ये सारे के सारे पाकिस्तान के वो बदखा हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को कभी अपने पैरों पे खड़ा होने नहीं दिया। पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोग, अभी भी अल्लाह ताला ने इनको इतनी सलाहियत दी है। अच्छा, माशी तौर से पाकिस्तान को मुस्तहकम होता हुआ देख रहे हैं। अभी तो अबतर सूरत हाल है, अभी तो सवाल भी करना मेरा शायद नहीं बनता। लोग कहेंगे मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, समझता हूँ, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि इन फ्यूचर क्या मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन मौका मिला है पाकिस्तान को ईरान के साथ एक सोल्यूशन ईजाद करने का। और ईरान पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो चाइना के साथ भी जो अपने जितने मामला कर रहा है वो उसी टर्म एंड कंडीशन पे करे जिस टर्म एंड कंडीशन पर ईरान कर रहा है। बल्कि इट विल बी बेटर कि पाकिस्तान और ईरान एक कोलिशन बनाए और इस कोलिशन के थ्रू चाइना के साथ मामला करे। अगर पाकिस्तान और ईरान ये कोलिशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ कि ये इकोनॉमिक ड्रैगन ना पाकिस्तान का कुछ कर पाएगा और ना ईरान का कुछ कर पाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के जिक्र जो इदारे हैं उनके लिए सब बेहतरीन मौका है कि वो ईरान के साथ एक, क्योंकि वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और वाहिद मुल्क है जिससे पाकिस्तान को कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल इत्मीनान रखें इस बात का, कोई खौफ नहीं है। ईरान ने आज तक कभी भी 1 इंच भी पाकिस्तान को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया। कभी भी ये सऊदी रियाल और अमेरिकन डॉलर लेकर जो लोग झूठ बोलने वाले हैं
इनका झूठ भी इंशाल्लाह आश्कार हो रहा है और होगा। और पाकिस्तान का हकीकी जो दोस्त है कि दुनिया में बन सकता है वो ईरान है, जिसमें हमें कोई खौफ नहीं होना चाहिए। ईरान ने न कहीं और कहीं पर भी जहाँ पर उसके पास गुंजाइश भी थी, कभी भी उनकी सरजमीन में मुदाखलत नहीं की और उनकी जो जिसे कहना चाहिए आजादी और हक है उनका, उसको हमेशा महफूज रखा है। बिल्कुल। लिहाजा पाकिस्तान अगर इसका पोजीशन में आता है, ये पोजीशन खुद ब खुद पावर बैलेंस को इतना पाकिस्तान के हक में कर देगा कि आने वाले वक्त में हम इसको मुलांगा करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब काजिम अब्बास नकवी साहब, माहिर उमूर इख्तिसादियात। आपने हमें एक मरतबा फिर अपना कीमती वक्त दिया और जो खित्ते के अंदर तेजी के साथ तब्दीलियां हो रही हैं उस तरफ जो हमारे नाज़रीन को मुतवज्जो किया। हम इंतहाई ममनून है आपके। मैं भी नहायत ममनून मशकूर हूँ आप सबका भी, और अपने तमाम व्यूअर्स का नहायत ममनून मशकूर हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार तमाम हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इन सब चीजों के साथ दुनियावी और मानवी में खासतौर पर इजाफा फरमाए। अहले बैत टीवी और जितनी भी टीम है सारे इलाहा इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और हम सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आवाज़ और खाने की तौफीक। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा सैयद काजिम अब्बास नकवी साहब को। कराची पाकिस्तान से हमारा मौजू मुस्लिम दुनिया के ऊपर एक नज़र, जो भी नई जो है वो तब्दीलियाँ थी, जो भी नई